रूस यूक्रेन विवाद काफ़ी दिनों से चर्चा में है और आज के सेशन में हम प्रयास करेंगे कि रूस यूक्रेन विवाद को पूरी तरीके से समझें, है ना। इसकी पूरी क्या पृष्ठभूमि थी, क्या क्या घटनाक्रम है जो इसको जोड़ करके रखता है। हर बार एक बात निकल के आती है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा, है ना। देखिए, 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं ऑलरेडी और दूसरा विश्व युद्ध अपने आप में बहुत भयावह था क्योंकि उसमें परमाणु सामग्री का, परमाणु हथियारों का प्रयोग किया गया। अब तीसरा विश्व युद्ध बहुत घातक होगा यदि ऐसी परिस्थिति बनती है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास किया जाएगा कि ये केवल 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं है। रसिया और यूक्रेन के बीच का विवाद 2 देशों के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे पक्ष आकर के खड़े हो गए हैं। जैसे आप देखते हैं आमतौर पे कि भारत पाकिस्तान के बीच विवाद होता है तो तनातनी उस स्तर की नहीं होती है। हुई थी 1971 के वार पे, अमेरिका आके खड़ा हो गया था, ठीक है। लेकिन इसमें पूरा यूरोपीय यूनियन और नाटो के सदस्य देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं और रसिया और चाइना और कुछ राष्ट्र इधर खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये भी उसी तरीके से जैसे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ घटनाक्रम हुआ। देखिए, कोई भी किसी भी तरीके का तनाव होता है तो पहले कोई भी कैलकुलेट नहीं करता कि युद्ध किस परिस्थिति में हो गया। जब युद्ध, मैंने आपको पढ़ाया इंटरनेशनल रिलेशन में कि जब कूटनीति समाप्त हो जाती है तो फिर युद्ध प्रारंभ होता है ना। कूटनीति मतलब राजनयिक वार्तालाप और उसके माध्यम से सुलह, बातचीत करके चीज़ों को हल करने का प्रयास। तो जब ये खत्म हो जाता है और युद्ध जब प्रारंभ होता है तो किस परिस्थिति तक जाएगा कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो आज जो है हम समझने का प्रयास करेंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच में क्या विवाद है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर हैं, जो बार बार नाम आ रहा है नाटो का, नाटो क्या है इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। हम बार बार एक बात और सुन रहे हैं कि यूएसएसआर, सोवियत संघ, सोवियत यूनियन, तो ये क्या है, सोवियत यूनियन क्या है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि पहले ये पूरा हिस्सा एक ही था, रसिया और यूक्रेन दोनों एक ही हिस्सा था। रसिया और यूक्रेन सब सोवियत संघ के हिस्से थे। टोटल 15 देशों का एक संगठन था, महासंघ के तौर पे था, ठीक है। तो कोल्ड वॉर में उसका जन्म हुआ, क्या हुआ उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अभी जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा हालात ये हैं कि एक तनाव की स्थिति है और मैं यहाँ पे एक इमेज में आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि किस तरीके से जो है रसिया ने चारों तरफ से घेर लिया है। जो है आपके, ये आप देख सकते हैं, यूक्रेन को चारों तरफ से घेरा जा चुका है और रशियन आर्मी लगी हुई है। लगभग लाखों की संख्या में आर्मी को डिप्लॉयड कर दिया गया है और एक मिलिट्री स्टेशन के तौर पे पूरी तरीके से इस पूरे क्षेत्र को कवर कर दिया गया। आप यहाँ पे देखेंगे रशियन आर्मी ने यूक्रेन को हर एक क्षेत्र से घेर लिया है। ये ऊपर का जितना भी नॉर्थ हिस्सा है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे राजधानी कीव है यूक्रेन की, और ये जो रशियन बॉर्डर हैं, वैसे पूरी तरीके से जो यूक्रेन है रशियन बॉर्डर से, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र आपका अभी एक बैटल ग्राउंड में कन्वर्ट होने की तैयारी में है। आए दिन यही खबरें आ रही हैं और सैटेलाइट से जो इमेज बन रही हैं, देखिए सैटेलाइट इमेज है, यहाँ पे कैंप बना लिए गए हैं बहुत बड़ी संख्या में। यहाँ पे मिसाइल्स, ट्रक, इंडियन आर्मी, जो रशियन आर्मी, सबको डिप्लॉयड कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ को समझने का प्रयास करेंगे। अभी देखिए, इसमें हमें एक चीज़ और समझना है कि इंडिया को इससे क्या जुड़ाव है ना। यूक्रेन और रसिया को लेकर के भारत का क्या रुख होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हम भी जो है एक ऐसे देश के तौर पे हैं। रसिया भी हमारा जो है एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश है, लेकिन यूक्रेन के साथ नाटो सदस्य देश हैं जिसका लीडर आपका अमेरिका है। तो कहीं ना कहीं पे भारत का क्या रुख होना चाहिए, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक करके चीज़ों को समझते हैं और देखते जाते हैं। देखिए, मैं पहले आपको थोड़ा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड बताऊँगा, लेकिन उससे पहले कुछ स्टेक होल्डर हैं जो यहाँ पे, सबसे पहले नाटो, क्योंकि इसके नाम आएंगे। नाटो से पहले एक बार सोवियत संघ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यूक्रेन ही नहीं बल्कि ये पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये यूरोप का पूरा क्षेत्र है जो कि नाटो के सदस्य देशों के तौर पे था। ये पूरा क्षेत्र आप देखिए, इसमें टोटल 15 देश थे, ये पूरा का पूरा क्षेत्र। और ये इसका जन्म हुआ 1922 में, जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ और इसके बाद जो है यहाँ पर सोशलिस्ट, सोवियत, समाजवादी, गणतंत्रवादी देशों का जो है एक गठबंधन बना और विचारधारात्मक तौर पे अपने आप को समाजवादी अर्थव्यवस्था इन्होंने अपनाई, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे देश हैं, नाम एक बार मैं 15 के 15 देशों के नाम आपको बताऊंगा। इसमें जब सोवियत संघ का जो समय काल रहा ये 1991 तक था। सोवियत संघ आपका
22 से लेकर के 1991 तक था। ठीक, और यहाँ पर टोटल जो देश हैं, रसिया सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, रशिया है, बेलारूस है, आर्मेनिया है, तुर्कमेनिस्तान है, इस्टोनिया है, यूक्रेन है, अजरबैजान है, किर्गिस्तान है, लाटविया, मोल्डोवा, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, लिथुआनिया, जॉर्जिया और उज्बेकिस्तान। ये सारे जो आपका मध्य एशिया वाला क्षेत्र था, इधर जो है काकेशस कंट्री थी, इधर आपके बाल्टिक राज्य थे, और ये पूरा यूक्रेन, ये सारा क्षेत्र एकजुट ही था, एक साथ ही था। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है, और सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप जो है सारे देश जो है स्वतंत्र हो गए। ठीक है, सारे देश स्वतंत्र हो गए, और कहीं ना कहीं पे सभी देशों के द्वारा यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के द्वारा या फिर कहें पश्चिमी देशों के द्वारा इन क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य और प्रभाव क्षेत्र को स्थापित करने का प्रयास किया गया। अभी भी रूस जो है एक तरीके से साम्यवादी देश या समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन इन देशों ने धीरे धीरे अपने आप को जो है पश्चिमी क्षेत्रों से जोड़ना चालू किया, चाहे यूरोपीय यूनियन हो या फिर नाटो हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है आपका, यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ नाटो के लेकर के। तो एक आपका यूएसएसआर एक संस्था थी जिसमें सारे देश एकजुट थे, लगभग यूरोप के 15 देश एक साथ जुड़े हुए थे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका यूरोप का मानचित्र है जिसमें से यूरोप का जो पूर्वी यूरोप है और रशिया है, ये पूरा एक साथ जुड़ा हुआ था। कुछ आपके एशिया की भी कंट्री थी इसमें। क्लियर है। अब बात करते हैं नाटो की। देखिए, जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो पूरा विश्व दो धड़े में बढ़ जाता है। एक धड़ा यूएसएसआर के नेतृत्व में रहता है, दूसरा धड़ा आपका जो है पूंजीवादी देश अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देशों का एक ग्रुप बनता है। अब चूंकि ये कोल्ड वार का इरा था, कोल्ड वार मतलब शीत युद्ध, एक तनाव की स्थिति बनी हुई थी और विचारधारात्मक तनाव था, सबको अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना था। अभी भी ये जो पूरी लड़ाई है प्रभाव क्षेत्र की तो है, और क्या है ना। एक तरफ अमेरिका खड़ा है, दूसरी तरफ रसिया खड़ा है, दोनों को अपने प्रभाव क्षेत्र को दिखाना है और उसमें यूक्रेन पिस रहा है। इस तौर पे आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसको समझेंगे तो नाटो की स्थापना एक तरीके से, नाटो एक सैन्य संगठन के तौर पे इसका जन्म हुआ। यहाँ पे देखिए, ये जो मैं मैप दिखा रहा हूँ, तो एक सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर जन्म होता है नाटो का। कब जन्म होता है? 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है, और जितने भी अटलांटिक महासागर से जुड़े हुए देश थे, है ना, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन बोला जाता है इसको। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे हम नाटो को समझते हैं। तो नाटो में अभी लगभग 30 मेंबर हैं, लगातार इसका विस्तार हो रहा है। जब ये बना था 1949 में तो इसमें 12 मेंबर थे और लगातार इनका विस्तार हो रहा है। इन्होंने अपने आप को एकजुट क्यों किया? क्योंकि सोवियत संघ का प्रभाव क्षेत्र बढ़ रहा था, तो इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक संगठन बनाया जिसका यह उद्देश्य था कि यदि नाटो के किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो सारे नाटो सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा और सभी सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर क्या होंगे? प्रत्युत्तर देंगे। ठीक है, अब लगातार क्या हो रहा है? इसका विस्तार हो रहा है और जितने सोवियत संघ के हिस्से थे 1991 के बाद काफी नाटो के सदस्य देश बन चुके हैं, जैसे लाटविया, लिथुआनिया, है ना। तो काफी देश जो है यहां पर लगातार आके इससे जुड़ चुके हैं। रसिया एक तरीके से नाटो सदस्य देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। अब रसिया और यूक्रेन की बॉर्डर भी सीमा साझा करती है। देखा जाए तो सोवियत यूनियन में रसिया के बाद दूसरा बड़ा क्षेत्र जो है यूक्रेन का प्रदेश ही था, यूक्रेन क्षेत्र ही था। अब यूक्रेन भी चाहता है कि वो नाटो के सदस्यों के तौर पे अपने आप को स्थापित कर ले, वो भी नाटो की सदस्यता के तौर पे आ जाए। अब आप समझिए कि यदि यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता ली तो फिर कहीं ना कहीं पे नाटो की सेनाएं जो है रसिया के बॉर्डर पे आ जाएंगी, क्योंकि सबसे लंबी बॉर्डर जो है एक तरीके से देखो यूक्रेन का एक बफर स्टेट के तौर पे है। बफर स्टेट किसके लिए? जो यूरोपीय देश है और रसिया है, दोनों के बीच में एक बफर स्टेट है, लैंडलॉक कंट्री के तौर पे है ना। और इस कारण से कहीं ना कहीं पे देखा जाए तो यूक्रेन जो है यूरोप का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है, जो कि रसिया और यूरोप को अलग करने का प्रयास करता है। तो यूरोपीय देश और अमेरिका ये चाहते हैं कि यूक्रेन पे अपना प्रभुत्व स्थापित करें, ताकि रसिया से उनका जो है, क्योंकि रसिया से तनाव बना ही रहता किसी न किसी चीज को लेकर के। अब रसिया का कहना है कि ये हमारे ही संस्कृति के लोग हैं। निश्चित तौर पे भाषाई और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसे में रसिया नहीं चाहता है कि ये नाटो का सदस्य देश बने,
और किसी तरीके से पश्चिमी देशों का अधिकार क्षेत्र इस क्षेत्र में आए, तो नाटो ये भी नहीं चाहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या क्या मैटर है उसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे नाटो के बारे में थोड़ा सा 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूँ। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। टोटल इसमें 12 सदस्य देश थे आपके, ठीक है, और 12 सदस्य देश थे, यहाँ पे 12 संस्थापक देश थे नाटो के। अमेरिका के वाशिंगटन में इसका गठन किया गया था। अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, क्या है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे है। मुख्यालय इसका बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। अभी इसकी सदस्यों की संख्या कितनी है, 30, ठीक है। और 2017 और 2018-20 में लगातार इसका भी रिसेंट इसका उत्तरी मैसेडोनिया इसमें जुड़ा है, जिसके बाद जो है इसमें 30 सदस्यों की संख्या हुई है। इससे पहले जो है मोंटेनेग्रो जुड़ा था। अब यूक्रेन का नंबर है, ठीक है। यूक्रेन कोई अभी से वार्तालाप नहीं चालू हुआ कि 2014 के बाद से जो क्रीमिया को लेकर के रसिया का जो है विवाद था उसके बाद स्टार्ट हुआ है। काफी पहले से 1997 से यूक्रेन और नाटो के बीच में डायलॉग चल रहे हैं, ठीक है। 2008 में यूक्रेन ने एक्सेप्ट किया कि हम नाटो की सदस्यता स्वीकार करेंगे, और तब से लेकर के लगातार नाटो की सदस्यता को लेकर के प्रक्रिया चल रही है, चर्चाएं चल रही हैं, और अभी यूरोपीय यूनियन की भी सदस्यता के तौर पे यूक्रेन जुड़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पे कोई भी होगा, मान लीजिए अभी आपकी बॉर्डर्स हैं, आपकी बॉर्डर में बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान नाटो का सदस्यता बनना चाहे, मान लीजिए हुआ भी है चीज, अमेरिका आके बैठा है, तो ऐसे में भारत उसका प्रतिरोध करेगा ही करेगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं पे एक तरीके से आप समझिए कि नाटो के खिलाफ एक संगठन और बनाया गया था, यूएसएसआर के जो वार्सा पैक्ट बोलते हैं उसको, जो है यूएसएसआर के द्वारा जो है वार्सा पैक्ट बनाया गया था। और जैसे 1991 में जो है आपका यूएसएसआर का विघटन होता है, वार्सा पैक्ट का अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समस्या वही है कि यहाँ पे किसी भी तरीके से जो है ब्रुसेल्स वाले क्षेत्र या बेल्जियम वाले, ये जो पूरा का पूरा नाटो वाला जो आज भी देखिए मिलिट्री संगठन के तौर पे सबसे घातक संगठनों में से एक है, और ये कोई पहला मौका नहीं है। नाटो ने कई क्षेत्रों में जो है अपना ऐसा प्रभुत्व बनाया है जिससे उस क्षेत्र में अशांति और अराजकता का माहौल बना है, जिसमें अमेरिका सबसे ज्यादा उसका एक कि मेरा प्रभाव क्षेत्र बना रहे, तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर के अमेरिका हमेशा जो है किसी न किसी क्षेत्र को तनावग्रस्त रखता है ना। अब ये क्षेत्र तनावग्रस्त है, इसमें भी कहीं ना कहीं पे पीछेगा यूक्रेन, और अमेरिका तो इतनी दूर बैठा हुआ है ना, उसको क्या है, रसिया है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, डिफेंड कर रहा है कि भाई कहीं ना कहीं पे ऐसा ना हो कि नाटो आके बैठ जाए तो मेरी सीमाएं असुरक्षित हो जाए। तो यहाँ पे संप्रभुता, प्रभुत्व, शक्ति संतुलन के सिद्धांत, बैलेंस ऑफ पावर, अपने अपने प्रभुत्व और वर्चस्व की लड़ाई है और कुछ नहीं है पूरा क्षेत्र। अब देखिए इसको लेकर के कुछ घटनाक्रम हुए हैं, उन घटनाक्रम को समझने का प्रयास करते हैं, एक एक घटनाक्रम में क्या क्या घटना हुई है। सबसे पहली चीज है क्रीमिया। क्रीमिया के मैटर को समझते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाला क्षेत्र रहा है, और रूस और क्रीमिया का क्या विवाद है इसको समझने के लिए, क्योंकि अब क्रीमिया रसिया का हिस्सा है, ऑफिशियल देखें तो क्रीमिया रसिया का हिस्सा है, और ये क्रीमिया रसिया का हिस्सा कैसे बना इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा 1783 पे। यहां पर तब यहाँ पे एक महारानी होती थी रूसी साम्राज्य में, कैथरीन द ग्रेट। कैथरीन जारशाही चलती थी रसिया वाले क्षेत्र में, द ग्रेट। तो ये इसके समय में क्रीमिया जो होता था किसका हिस्सा था, रसिया का ही हिस्सा होता था। इस क्षेत्र को जो है रसिया के अंतर्गत इसको मिला लिया गया। तो 1783 में कैथरीन द ग्रेट जो रूसी साम्राज्य था, विशाल रूसी साम्राज्य था, उसका हिस्सा क्रीमिया बन गया था। ये बहुत पुरानी बात है, आज से लगभग जो है हम 229 साल पहले जा रहे हैं, ठीक है, 239 साल पहले। इसके बाद जो है घटनाक्रम क्या बनता है, जब सोवियत संघ का निर्माण हो जाता है। सोवियत संघ का निर्माण आपको पता है 1922 में हुआ, लेनिन थे उस समय, ठीक है। सोवियत संघ का निर्माण होता है, एक रेवोल्यूशन होता है, बोल्शेविक क्रांति होती है, जिससे रसिया से जारशाही समाप्त होती है, और रेड आर्मी के द्वारा। देखिए 1918 में यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। क्यों? क्योंकि 1917 में बोल्शेविक क्रांति होती है। बोल्शेविक क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या होता है, रशिया में जो है कम्युनिस्ट सरकार का जन्म होता है वहां पे, और 1918 में यूक्रेन भी अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। पहले यूक्रेन भी किसका हिस्सा था, विशाल रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 1918 के बाद 1921 में एक घटनाक्रम और होती है। 1921 में
हमला किया जाता है रेड आर्मी के द्वारा, जो कि लेनिन सरकार थी उस समय, कम्युनिस्ट सरकार थी, और यूक्रेन पे कब्जा कर लिया जाता है, यूक्रेन क्षेत्र पे, यानी यूक्रेन को फिर जो है हिस्सा बना लिया जाता है सोवियत यूनियन का। ठीक है, इसके बाद 1922 में यूएसएसआर का जन्म होता है और सारे देश ये यूएसएसआर का हिस्सा बन जाते हैं, 15 देशों का संगठन सोवियत संघ। और यही वर्चस्व की लड़ाई चलती रही कोल्ड वार तक, 1991 तक, है ना। हर जगह पे जहां पे भी, चाहे वो क्यूबा संकट हो, चाहे वो कोरिया का मुद्दा हो, चाहे वियतनाम का मुद्दा हो, चेकोस्लोवाकिया का मुद्दा हो, किसी न किसी मैटर पे जो है आके ये खड़े होते थे। एक तरफ यूएसएसआर खड़ा होता था, आपने देखा होगा भारत बांग्लादेश, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तब यूएसएसआर और अमेरिका एक साथ आके खड़े हो गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे 1954 में एक घटनाक्रम और हुआ कि रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन को तोहफे में दे दिया, क्योंकि उस समय दोनों की बनती थी, दोनों एक ही क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो क्रीमिया प्रायद्वीप, देखिए क्रीमिया प्रायद्वीप आपका पड़ता है कहां पे, एक बार थोड़ा सा इसको लोकेशन आप क्रीमिया की देखिए तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रीमिया प्रायद्वीप आपका पड़ता है यहां पे, ये आपका ब्लैक सी है, काला सागर है, यहाँ पे ये रशिया का ब्लैक सी है, काला सागर है, और ये आपका यूक्रेन है, और यहाँ पे आपका एक क्रीमिया है। अभी इसमें रूस का कब्जा है, 2014 में रूस के द्वारा बिना किसी सैन्य लड़ाई के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। तो इसके घटनाक्रम को हम क्रम से समझ रहे हैं। अभी हम बाद में ब्लैक सी को भी देखेंगे, ब्लैक सी का भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। 1954 में क्या हुआ, 1954 पे क्रीमिया दे दिया गया, किसके द्वारा, किसको दे दिया गया, रूस के द्वारा यूक्रेन को दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद घटना फिर वही घटती है, 1991 में सोवियत संघ टूट जाता है, यूक्रेन और रूस अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, और दोनों के बीच में क्रीमिया को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। ठीक, तो 1991 में यूक्रेन अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है, और इसके बाद 1997 से यूक्रेन नाटो की सदस्यता को लेकर प्रयासरत होना चालू हो जाता है कि मैं नाटो की सदस्यता, आप खुद सोचिए, नाटो की सदस्यता का मतलब यही है कि रूस को एक बड़ा खतरा इस रूप में दिखाई देता है। तो 2002 से नाटो में शामिल होने की प्रक्रिया भी चालू हो जाती है, रूस इसका लगातार विरोध करता है। ठीक है, और फरवरी 2010 में आम चुनाव होते हैं। ठीक है, यूक्रेन में चुनाव होते हैं 2010 में, और इस चुनाव में यानुकोविच ये यूक्रेन के राष्ट्रपति बनते हैं। क्या नाम है इनका, यानुकोविच, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति बनते हैं। अब यानुकोविच जब यूक्रेन के राष्ट्रपति बनते हैं तो ये रूस के समर्थक थे, रशिया के समर्थक थे। और नवंबर 2013 में, देखिए एक चीज समझिए, जब कोई पड़ोसी देश होता है और वहां पे आपको विरोध के सुर दिख रहे हैं तो आप खुद प्रयास करेंगे कि किसी तरीके से विरोध के सुरों को दबाया जाए। ठीक है, और नवंबर 2013 में यानुकोविच ने यूरोपीय यूनियन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने से पीछे हट गया, मतलब यूरोपीय यूनियन की सदस्यता नहीं लेने के लिए पीछे हट गया। यूरोपीय यूनियन क्या है, एक संगठन, एक समूह है जो कि यूरोप में एक आर्थिक संगठन के तौर पे है। ठीक है, इकोनॉमिक, सामाजिक, हर तरीके से, राजनीतिक हर तरीके से जुड़ा हुआ है। तो यूक्रेन के, तो यहाँ पे देखिए रशिया का प्रभाव क्षेत्र बना रहा यूक्रेन में 2013 तक। लेकिन हुआ क्या, जो ये समझौता होना था यूरोपीय यूनियन के साथ, इसमें यूक्रेन को जो है लगभग 15 अरब डॉलर का आर्थिक पैकेज मिलना था। और जैसे ही यानुकोविच के द्वारा इस यूरोपीय यूनियन के साथ मिलने के खिलाफ विरोध किया गया, समझौते पर, डील पे साइन नहीं किया गया, वहां पे एक रेवोल्यूशन हो गया, जनता के द्वारा एक क्रांति की गई और लोग सड़क पर उतर आए। और इसके बाद जो है फरवरी 2014 में जो यूक्रेन की राजधानी कीव है, वहां पर बड़े स्तर पर प्रदर्शनकारी, जैसे आपने देखा हमारे यहाँ पे भी जैसे किसान आंदोलन इतने व्यापक स्तर पे हुआ, उसी तर्ज में समझ लीजिए कि पूरी राजधानी के चारों तरफ लोग जो है आके इकट्ठे होने लगे। सरकार ने दमनात्मक रवैया अपनाया और काफी सारे लोग उसमें मारे गए। इसके कारण से आंदोलन और उग्र हो गया। ठीक है, और आंदोलन जब उग्र हो गया, प्रदर्शन बहुत तेज हो गए, तो वहां के जो यूक्रेन के उस समय राष्ट्रपति थे यानुकोविच, उनको देश छोड़कर के भागना पड़ा। ठीक है, और इसके बाद जो है रसिया इसमें लगातार प्रयास कर रहा था कि किसी तरीके से चीजें सामान्य हो जाएं, क्योंकि यानुकोविच उसी के पक्षधर थे, रसिया के पक्षधर थे, तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद यूक्रेन ने यूरोपीय यूनियन के समर्थकों की सत्ता पे आने के बाद, देखिए हुआ ये कि इसके बाद जब यानुकोविच देश छोड़ के भाग गए तो इसके बाद फिर से चुनाव हुए, और उस चुनाव में जो पर्सन चुन के आए वो यूरोपीय यूनियन के समर्थक थे, वो रसिया के समर्थक नहीं थे। इसके कारण से रूस पूरी तरीके से बौखला गया
और 27 फरवरी 2014 को रूस के द्वारा क्रीमिया की जितनी भी सरकारी इमारतें थी उन पे कब्जा कर लिया गया, चाहे उसका हवाई अड्डा हो, सारी क्षेत्रों पर रशियन आर्मी लग गई। ठीक है, ये घटना है 2014 की, 27 फरवरी 2014 की। ठीक है, यानी कि यहां पर क्रीमिया वाले क्षेत्र पे जहां पे यूक्रेन का कब्जा हुआ करता था, उस पूरे क्षेत्र को रशियन आर्मी ने अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया। ठीक है, इसके बाद अगली घटना घटती है आपकी 6 मार्च को, 6 मार्च 2014 को। 6 मार्च 2014 को क्रीमिया में रेफरेंडम कराया गया, रशियन आर्मी वहां पर उपस्थित थी और वहां पे जनमत संग्रह कराया गया। देखिए एक चीज तो समझिए, चूंकि वो क्षेत्र जो रशिया का क्षेत्र है, क्रीमिया का क्षेत्र है, दोनों पूर्वी यूक्रेन का क्षेत्र और रशिया का क्षेत्र। एक बार इसको मानचित्र में देखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे ये मानचित्र है आपका। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा इसको बोलते हैं डोनबास क्षेत्र। जितना भी विवाद चल रहा है इसी क्षेत्र पे ज़्यादा सक्रिय है। यहाँ पे ये है आपका पूरा का पूरा क्षेत्र, ये है आपका क्रीमिया। ठीक है, ये आपका क्रीमिया क्षेत्र है। ठीक है, और ये आपका पूरा बॉर्डर्स है। तो ये जो पूर्वी यूक्रेन का क्षेत्र है, यहाँ के लोग भाषा से, संस्कृति से, सभी से रसिया के यहाँ पे बहुत सारे पक्षधारी भी लोग हैं जो यहाँ पे अलगाववादी मूवमेंट करते रहते हैं। ठीक है, ये डोनबास क्षेत्र में लुहान्स्क क्षेत्र है और डोनेट्स्क क्षेत्र है। इन क्षेत्रों पे लगातार अलगाववादी और इनके बीच में झड़प चलती रहती है और रसिया यहाँ पे समर्थन करता है कि इस क्षेत्र में इस तरीके की गतिविधियाँ चलती रहें। तो क्रीमिया प्रदेश ये है आपका। यहाँ पर भी लोग जितने भी हैं, कुछ रशियन समर्थक हैं यहाँ पे और कुछ यूक्रेन समर्थक हैं। लेकिन जब रेफरेंडम होता है यहाँ पे, जनमत संग्रह कराया जाता है, तो उस जनमत संग्रह में जो है रसिया के पक्ष में जनमत संग्रह होता है। ठीक है, तो 6 मार्च 2014 को क्रीमिया की संसद में, जो क्रीमिया की पार्लियामेंट थी, वहां पर क्या होता है, जनमत संग्रह कराया जाता है, रेफरेंडम कराया जाता है। और रेफरेंडम में क्रीमिया में जनमत संग्रह में लगभग 97% लोगों ने, 97% लोगों ने रूस में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया। ठीक है, इसके बाद जनमत संग्रह अमेरिका और यूरोपीय देशों ने अवैध करार दिया, उन्होंने स्वीकारा नहीं। ठीक है, और आपको शायद सुना होगा कि G8 का सदस्य हुआ करता था, एक G8 ग्रुप है डेवलप्ड इकोनॉमी का, जिसका रसिया भी मेंबर था। एवज में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन देशों के द्वारा उसको निकाल दिया गया। G7 बन गया, वही G8 अब G7 बन गया। ठीक है, तो रूस का कहना है कि क्रीमिया वाले क्षेत्र में लगभग 60% से ज़्यादा लोग रशियन बोलने वाले हैं और इसलिए वो क्षेत्र उसी का है। और जो लोगों ने 97%, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का कहना है चूंकि आपकी वहाँ पे आर्मी थी तो ये निष्पक्ष तरीके से जो है रेफरेंडम नहीं था, बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्रतिबंध लगा दिए गए, बहुत सारे। ठीक है, तो क्रीमिया हमले के बाद रूस में बहुत सारे कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए और पुतिन ने बहुत ज़्यादा इसको लेकर के नज़रअंदाज किया। उसने अपनी संप्रभुता और उन चीज़ों को प्रायोरिटी दी। ठीक है, तत्कालीन जो है वहाँ के प्रेसिडेंट और अभी भी जो प्रेसिडेंट है वो पुतिन ही है। अब देखिए, यहाँ से ही यूक्रेन और रूस के बीच में एक जंग जैसे हालात बन गए, यहाँ से स्थिति बहुत असामान्य बन गई और वो अभी भी चला आ रहा है, वही तनाव अभी भी चला आ रहा है। ठीक है, अब यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो की सदस्यता, क्योंकि नाटो की सदस्यता के बाद उसके साथ खड़े हो जाएंगे 30 देश और। ठीक है, कुछ भी घटना घटेगी वर्ल्ड पावर में अमेरिका आके खड़ा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे स्थिति बहुत असामान्य हो रही है। इसके बाद 18 मार्च 2014 को क्रीमिया को औपचारिक तौर पे मिला लिया गया, मतलब 18 मार्च को आपका क्रीमिया जो है रूस का हिस्सा बन गया 2014 को। तो ये पूरा आपका क्रीमिया विवाद था। और इसके बाद जो है यूक्रेन ने बिना किसी जंग लड़े फाइनली जो है क्रीमिया क्षेत्र को अपने क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया। तो ये पूरा आपका क्रीमिया का पूरा मैटर था। अब जो हाल फिलहाल में, अब देखिए ये अभी आप लोग दो चीज़ और समझते होंगे। बेलारूस की राजधानी है जिसको मिन्स्क बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पूरे मैटर को, जब क्रीमिया विवाद हुआ, यहाँ पे लगातार अलगाववादियों के द्वारा, रूसी समर्थकों के द्वारा और यूक्रेन की गवर्नमेंट के द्वारा, रशियन गवर्नमेंट के द्वारा, सबके बीच में जो लगातार विवाद था उस समझौते को सुलझाने का प्रयास किया गया बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में। ठीक है, तो मिन्स्क 1 पहला समर्थन था। यूक्रेन और जो रूसी समर्थित अलगाववादी थे 2014 में बेलारूस की राजधानी में इनके बीच में क्या हुआ, एक 12 सूत्री जो है एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट को इन्होंने मतलब तोड़ दिया बहुत ज़्यादा। उसमें था कि जो एक दूसरे के कैद किए गए लोगों का आदान प्रदान किया जाना चाहिए, जो मानवीय सहायता हो, भारी हथियारों की वापसी हो, ये सारी चीज़ों को लेकर के ये समझौता था। लेकिन ये समझौता दोनों पक्षों के द्वारा उल्लंघन किया गया और फाइनली ये टूट गया। इसके बाद 2015 में
एक और समझौता होता है जो फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता में होता है। एक समझौता होता है आपका 2014 में, दूसरा समझौता होता है 2015 में। ठीक है, इसमें फ्रांस और जर्मनी दोनों की मध्यस्थता में मिन्स्क II शांति समझौता होता है। इसमें विद्रोही क्षेत्रों में लड़ाई समाप्त करने, और यह लगातार चला रहा था, यही समझौता था आपका। इसी समझौते को लेकर के पूरी तरीके से मामला शांत हो चुका था, लेकिन फिर से जो नाटो सदस्य देशों में सदस्यता को लेकर के मस्तिष्क यूक्रेन का बना है, यूक्रेन उसकी तरफ लगातार जुड़ रहा है। और साथ ही यूरोपीय यूनियन का जब से वो जो है उसमें एग्रीमेंट साइन किया है उसने, तब से जो है रसिया पूरी तरीके से एग्रेसिव हो चुका है और वो पूरी तरीके से प्रयासरत है कि नाटो का सदस्य देश ना बने। यदि ये नाटो के सदस्य देश में यूक्रेन बनता भी है तो ऐसे में फिर पूरे यूक्रेन को अपने कब्जे में लेने तक की तैयारी में रसिया आ चुका है। तो ये तो हाल फिलहाल का विवाद है, मुख्य विवाद यही है जहां पे आपको एक तो ये है, देखो दूसरा एक बहुत बड़ा मैटर है ब्लैक सी का, काला सागर का। देखो काला सागर भी एक प्रभाव क्षेत्र वाला, काला सागर के प्रभाव क्षेत्र को लेकर लंबी लड़ाइयां रही, ये समझ लीजिए। लंबे समय से काला सागर को लेकर के लगातार चर्चा चलती रही। ये आपका काला सागर क्षेत्र है, ठीक है, ये काला सागर का क्षेत्र है और यहाँ पे एक जल संधि है जो भूमध्य सागर से इसको जोड़ती है, इसको बोलते हैं बास्पोरस की जल संधि। ठीक है, और ये आपका अजोब सागर है, यहाँ पे ये अजोब सागर है, अजोब सागर, काला सागर। ठीक है, यहाँ पे आपका कभी मैं बताऊंगा इसको काला सागर क्यों कहते हैं। यहाँ पे एक केरिन जल संधि है जो कि अजोब सागर को इससे जोड़ती है। यहाँ पे कर्च क्षेत्र है, क्रीमिया, ये आपका क्रीमिया प्रायद्वीप है, कर्च वाला यहाँ पे क्षेत्र है। यहाँ से केरिन जल संधि काला सागर अजोब सागर को जोड़ती है। इसमें एक देश रसिया है, जॉर्जिया है, यूक्रेन है, रोमानिया है, बुल्गारिया है और टर्की है। ये इसके साथ सीमा साझा करने वाले देश हैं, ये आपको पता होना चाहिए। रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, टोटल कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5, ठीक है, 6। ये याद कर लीजिए, यूपीएससी में बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, क्रम से याद कर लीजिए। जॉर्जिया, जॉर्जिया एक काकेसस कंट्री है, काकेसस में 3 कंट्री हैं, जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया। अभी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में भी मामला अशांत चल रहा था। तो जॉर्जिया, रसिया, अभी ये जॉर्जिया भी लगातार इच्छुक है कि मुझे भी नाटो का सदस्य देश बना लिया जाए। ठीक है, तो इसमें भी मतलब आपत्ति तो रहेगी क्योंकि इधर से जो है घिर जाएगा, क्योंकि वो तो चाहते ही हैं कि आके बैठे रसिया के चारों तरफ और रसिया का प्रभुत्व समाप्त हो। ठीक है, तो ये आपके जो है 6 देश है, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, ये आपको याद रखना है। और 2 ये जल संधियां, बास्पोरस जल संधि है आपकी। तो देखो रूस के लिए खुला समुद्र यही है, यदि उसको एशिया जाना है या फिर उसको यूरोप में व्यापार करना है तो उसके पास एक तरीका यही है, काला सागर। काला सागर में यदि रूस का वर्चस्व रहेगा तो बास्पोरस जल संधि से होकर के भूमध्य सागर और भूमध्य सागर से लेकर के अटलांटिक महासागर का, यहीं से भूमध्य सागर से रेड सी और लाल सागर से लेकर के पूरा अरब जितने भी गल्फ देश हैं और साथ में जो पूर्वी एशिया है उस पूरे क्षेत्र को, साउथ एशिया, वहाँ पे उसका व्यापार आसान हो पाएगा। तो काला सागर की भौगोलिक स्थिति है, इसको ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए क्रीमिया वाला ये पूरा का पूरा क्षेत्र वो चाहता है कि मेरे कब्जे में ही रहे, मैं ही इस क्षेत्र को आधिपत्य के तौर पे लेकर के चलूँ। ठीक है, तो ये क्षेत्र में प्रभुत्व की लड़ाई एक सबसे बड़ी लड़ाई के तौर पे है। तो 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको लेकर के लगातार जो है एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में देखो अभी कहानी ये है, रूस ये चाहता है कि यूक्रेन, अमेरिका उसे ये आश्वस्त करे कि यूक्रेन कभी भी नाटो का सदस्य नहीं चाहे बनेगा। रूस का कहना ये है कि आप ये आश्वस्त करिए कि इसको सदस्यता नहीं देंगे। ठीक है, तो एक तो ये है, इस चीज़ को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण है, गारंटी की मांग कर रहा है और इसीलिए नाटो रूस को घेरना चाहता है। इसीलिए रूस ने यूक्रेन को घेर लिया चारों तरफ से कि मैं छोड़ूंगा नहीं, बख्सूंगा नहीं। यही होता है हार्ड पावर, इसी को बोलते हैं, इसी को हार्ड पावर के अंतर्गत लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो ये जो है मेन मैटर था पूरा का पूरा। अब इसमें भारत क्या करेगा, देखो मेन मुद्दा है कि भारत का क्या यहाँ पे जुड़ाव है। देखिए भारत के एक तो रसिया के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं हमारे, ठीक है, रूस के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और हम रूस के साथ अपने संबंधों को कभी भी बिगाड़ना नहीं चाहते। ठीक है, सबसे पहली चीज़, भारत अभी प्रयास यही कर रहा है कि भैया चूँकि रूस के साथ संबंध हमारे अच्छे हैं, बात यूक्रेन की है, यूक्रेन के साथ भारत भी आत्मनिर्भर योजना हमारी प्रारंभ हुई है, तो हम अपने यहाँ पे जो डिफेंस
सामग्री अस्त्र शस्त्रों का भी उत्पादन हो रहा है, उसमें यूक्रेन एक ऐसा साझीदार है हमारे साथ जो कि हमारे से इन चीज़ों को इंपोर्ट कर रहा है। तो हमारे व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हैं यूक्रेन के साथ। और रही बात रसिया की, तो रसिया के साथ बहुत पुराने संबंध हैं। साथ ही जो प्राकृतिक गैस को लेकर के हमारी जो नीड्स है, डिमांड्स हैं, वो रसिया से पूरी होती हैं। डिफेंस की बहुत सारे इक्विपमेंट हम रसिया से मंगवाते हैं। तो ऐसे में ना तो हम रसिया को चिंतित करना चाहते ना कुछ। तो अभी भारत क्या है, भारत यही चाहता है सिर्फ एक बात, कि हम चाहते हैं कि मैटर को सुलझाया जाए और मिन्स्क समझौता जो था 2015 का, उसको फिर से यथास्थिति लाया जाए। ठीक है, हम इसी पक्ष में, इसी चीज में हम ना तो रसिया का साथ देने को हैं और ना तो भारत के पास सबसे बड़ी समस्या है कि एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ अमेरिका है। ठीक है, और ऐसे में भारत दोनों के खिलाफत नहीं जा सकता। नैम इसीलिए हम लेकर के आए थे कि भैया ना तो यूएसएसआर ना तो अमेरिका, ना तो हम दोस्ती करेंगे ना तो दुश्मनी करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमारे इसके साथ भी अच्छे रिलेशन चल रहे हैं इस समय और हम किसी के साथ भी बिगाड़ के नहीं चलना चाहते हैं। तो ऐसे में भारत पहली बात पंचशील सिद्धांतों को अपनी प्रायोरिटी देता है कि हम किसी के भी विवाद में हम अमूनन दखलन नहीं देंगे। अपना विवाद है, खुद सुलझाइए। ठीक, पहली बात तो ये। इसके बाद दूसरा क्या है, जो सबसे बड़ी चीज है, भारत और रूस एक डिफेंस पार्टनर है, सबसे बड़ी चीज ये है। ठीक है, अमेरिका को भी हम बिगाड़ना चाहते क्योंकि अमेरिका से भी हमारा डिफेंस पार्टनरशिप है, साथ में व्यापार है बहुत बड़े स्तर का। तो इसलिए ना तो हम अमेरिका को बिगाड़ना चाहते ना तो रशिया को। अब इसके लिए जो मुख्य है, सबसे पहली चीज़ है, यदि ये मैटर होता है, पहली बात ये एक आपका एयर डिफेंस मिसाइल है S-400। ठीक है, अब तो S-500 भी आ गया। और ये मतलब मान लीजिए कोई देश दूसरी देश में मिसाइल से अटैक करता है तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो कि उसको हवा में ही तबाह कर देगा। ठीक है, अभी पूरे रसिया ने यूक्रेन की बॉर्डर पे यही एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लगा रखा है S-400। अब S-500 भी उसने सफलतापूर्वक उस पर भी काम किया है। तो भारत जो है अभी अपनी बॉर्डर्स को सुरक्षित करने के लिए रूस से S-400 मिसाइल ले रहा है। लेकिन अभी आपको पता है अमेरिका क्या करता है, तुरंत आके खड़ा हो जाता है। अमेरिका में चुनाव हुए थे 2016 में और ऐसा उसमें खबर निकली थी जब ट्रंप जीते थे कि रसिया ने हस्तक्षेप किया है वहाँ के चुनाव में, इसलिए ट्रंप की सरकार बनी है वहाँ पे। तो अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे उन सभी देशों से जो रसिया के साथ व्यापार करते हैं कि आप रसिया के साथ किसी तरीके के व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो भारत मतलब कहीं ना कहीं पे यदि अभी इसमें भारत रसिया का साथ दे या कुछ भी दे तो ऐसे में ये तो हमारे साथ ये असर पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। और इसके अलावा यूक्रेन में हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं, भारत के लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा लोग, 20 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं, 20 लाख से ज़्यादा की आबादी वहाँ पे। तो इंडियन डायस्पोरा है, वहाँ पे लोग मेडिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, आईटी कंपनीज में लोग काम कर रहे हैं। तो यदि किसी तरीका, क्योंकि रसिया में भी इंडियन डायस्पोरा है, लोग पढ़ रहे हैं, स्कॉलर्स के तौर पर सारी चीज़ें हैं। तो एक तो इंडियन डायस्पोरा को लेकर चिंता है कि उनको किस तरीके से फिर हमें सारा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अभी भारत ने बोला भी है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप इस देश से निकल जाइए। ठीक है, तो कहने का मतलब है दूसरा एक सबसे बड़ी समस्या है तेल और गैस आपूर्ति को लेकर के। जैसे ही इसकी तेल और गैस आपूर्ति को लेकर के युद्ध होगा तो युद्ध में तेल और गैस आपूर्ति रसिया बंद कर देगा और इससे इनके कीमतें बढ़ जाएंगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी भी चूंकि तनाव का जब से माहौल बना है 14% से ज़्यादा कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पे भारत की इकोनॉमी में इसका व्यापक असर पड़ेगा। इसके अलावा क्योंकि फिर सब आ जाएंगे जितने भी, अभी जितना यूरोप है रसिया से तेल और गैस खरीदता है, आने वाले समय में क्या हो जाएगा, सब यही कतर, कुवैत और ये जो गल्फ कंट्री हैं, भारत भी यहीं से खरीदता है, तो निश्चित तौर पे ये मूल्यवर्धन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हाँ, इंडियन डायस्पोरा को लेकर के मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे रह रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता है कि इनकी सुरक्षा हम कैसे अपने नागरिकों की स्थापित कराएं। ठीक है, इसके अलावा कूटनीतिक तौर पर हम देखें तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बगल में चीन बैठा हुआ है ना, बगल में पाकिस्तान बैठा हुआ है, नेपाल की भी देखो, चीन हो गया, नेपाल हो गया, हर जगह पे हमारे विवाद हैं, पाकिस्तान है। तो ऐसे में यदि रूस और यूक्रेन के मामले में भारत यदि किसी को भी सपोर्ट देता है, यदि रूस को नाराज करेंगे क्योंकि रूस और चीन एक साथ जुड़े हुए हैं, तो भारत की बॉर्डर में चीन बैठा हुआ है और रूस को चीन समर्थन दे रहा है। यदि हम रसिया का साथ नहीं देंगे तो भारत की बॉर्डर असुरक्षित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए बहुत कठिन है, कूटनीतिक स्तर पर इस पर फायदा चीन को मिल जाएगा। तो इसलिए भारत को क्या होना चाहिए, हमें चाहिए कि हम अपने पंचशील सिद्धांतों पर ही टिके रहें, हम अनावश्यक हस्तक्षेप करेंगे ही नहीं।
ठीक है, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि सुलह समझौता हो, बातचीत हो, बैठें, युद्ध में कोई भी देश ना जाए, क्योंकि युद्ध होगा तो फिर परमाणु युद्ध के तौर पे एक विनाशक युद्ध के तौर पे बन जाएगा। तो ये आपका जो है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बन करके ये पूरा का पूरा टॉपिक उभरा है। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये है। ये अब आपको लिखना क्या था शॉर्ट में, जैसे अब इससे क्वेश्चन आपको मैंने पूछा था, उसमें कुछ नहीं था। सबसे पहले आपको रूस यूक्रेन विवाद का कारण बताना था, जिसमें आप क्रीमिया को भी लेंगे, जिसमें आप नाटो को भी लेंगे, और थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की सोवियत संघ का हिस्सा था, ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। इसके बाद जो है आप आ जाएंगे, मतलब और मौजूदा हालत क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, और क्यों वर्तमान स्थिति ऐसी बनी। ठीक, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताते हुए फिर आपको आ जाना है कि भारत के क्या निहितार्थ थे। बस इतनी चीज़ें हो गई, आपका आंसर बन गया। ठीक है, तो ये जो है आपका पूरा का पूरा टॉपिक था। इसमें यदि कोई डाउट हो, किस तरह की समस्या हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।